नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हम सफ़र। आज इस नावल की 8वीं किस्त सुनिए। 8वीं किस्त, इसका उन्वान है सुंदरबन। सुंदरबन सुंदरबन का सिलसिला जनूबी बंगाल में 24 परगना से लेकर बाकरगंज और खुलना के अजला तक फैला हुआ है। इन घने और पुरखतर जंगलों में मशहूर आलम रॉयल बंगाल टाइगर और चीते और हरन दौड़ते फिरते हैं और दिन के वक्त रात का सा अंधेरा छाया रहता है। लातादाद नदियों और जजीरों और समुद्री खाड़ियों और दलदलों और सुंदरी दरख्तों की इस लर्ज़ाखेज़ हसीन व जमील कायनात में इक्का दुक्का मछेरों और लकड़हारों की बस्तियां घने झुरमटों में छुप पोशीदा हैं। सुंदरबन का ये वसी व अरीज़ इलाका दुनिया के हसीन तरीन और ख़तरनाक तरीन खित्तों में से है। दीपाली सरकार की किश्ती बाघेर हाट से रवाना होकर एक नामालूम मंजिल की तरफ बहती जा रही थी। दीपाली चारों तरफ के हैबतनाक हद तक खूबसूरत मनाजर को देख देख कर सकते में बैठी थी और उसका दिल धड़क रहा था। वो रेहानदा से मिलने जा रही थी। रेहानदा चप्पुओं की चप शप और कायनात की इस आबी और सब्ज सिम्फनी में यही नाम गूंज रहा था। वो रेहानदा से मिलने जा रही थी। दिन भर चलते रहने के बाद किश्ती शाम को एक गांव के घाट पर पहुंची। सुनसान जेट्टी पर एक बूढ़ा मुसलमान जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, लालटेन हाथ में लिए खड़ा था। दीपाली अपना अटैची केस, ये तारीख़ी अटैची केस और थैला उठाकर बांस की जेट्टी पर उतरी। मल्लाह ने खुलना की साहिली बंगला में बूढ़े मौलवी से कोई बात कही। मौलवी ने लालटेन उठाकर दीपाली से कहा, मेरे साथ आओ बेटी। किश्ती पानी पर वापस चली गई। दीपाली अब भूखे आलम में उस अजली जंगल में तन्हा खड़ी थी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई, उसने हैरत और खौफ के साथ सोचा। लेकिन रेहान इस रास्ते के सिरे पर मौजूद है, मैं महफूज हूँ। बूढ़े ने उसका बक्स और थैला उठाकर कंधे पर रख लिया। वो उसके साथ जेट्टी पर से उतरकर पगडंडी पर आ गई। बूढ़ा बला की फुर्ती से कदम उठा रहा था। शायद उस बूढ़े ने अपनी सारी उम्र इसी जगह पर गुजारी है और इसी जगह इसी हालत में मर जाएगा। हमने इसके लिए क्या किया है और क्या कर पाएंगे, ये सोचकर दीपाली ने हस्बे आदत नए जोश के साथ अपनी रफ्तार तेज कर दी। बाकी लोग आ गए? दीपाली ने बूढ़े से पूछा। वो चुप रहा। दीपाली को यकलख्त डर सा लगा। फिर उसने सोचा, शायद ये मेरा शहरी लहजा नहीं समझ सका। उसने अपना सवाल दोहराया। दूसरे लोग जो आने वाले थे, बूढ़े ने नफी में सर हिला दिया। दीपाली मुतफक्किर हो गई। मगर क्या हो सकता था? अब कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं इतनी दहशतज़दा क्यों हूँ?
हद है। अगर मैंने कोई हिमाकत की है तो उसे भुगतना पड़ेगा। ओ माँ, ओ माँ, माँ। दीपाली ने बेतरह हड़बड़ाकर देवी से दुआएं मांगना शुरू कर दी। आधे घंटे में वो लोग दरख्तों के झुरपट में पहुंच गए, जिसके एक तरफ नदी बह रही थी। साइक्लोन के थपेड़ों से शकिस्ता लेकिन खूबसूरत बांस का झोपड़ा सामने खड़ा था। बरामदे पर फूलों की बेलें चढ़ी हुई थी और ताक में दिया जल रहा था। मौलवी ने बक्स और थैला बरामदे के कच्चे फर्श पर रखकर आवाज दी, ज़ैनब। एक बूढ़ी औरत पेवंदों से भरी ऊदी साड़ी पहने अंदर से निकली। उसने झुककर दीपाली को गौर से देखा और मुस्कुराई। आओ, आ जाओ। दीपाली ने उसे नमस्कार किया और उसके पीछे पीछे 3 कमरों की साफ सुथरे झोंपड़े में दाखिल हुई। तुम्हारी खाट मैंने अपनी कोठरी में बिछा दी है। बराबर वाले कमरे में मौलवी साहब और मेरे दोनों बेटे रहते हैं। वो दोनों काम से खुलना गए हुए हैं। दीपाली खाट पर बैठ गई। तुमको भूख लगी होगी, रास्ते में कुछ खाया था? ये लो। बूढ़ी औरत ने भुने हुए चावलों के मीठे लड्डू एक रिकाबी में रखकर उसे पेश किए और पानी का ग्लास उसके सामने रखा। ये गुर्बत और ये मेहमान नवाजी। दीपाली के हलक में कोई चीज़ आट की। उसकी हिचकिचाहट देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, रेहान मियाँ बाहर नदी पर बैठे हैं, उधर। दीपाली ने गुर्बत का दूर से मुताला किया था। वो सफ़ेद पोश तबके की नादारी से वाकिफ थी, जो उसकी अपनी नादारी थी। उसने शहर के गुरबा का इफलास देखा था, मगर ऐसी गुर्बत उसे आज तक नजर नहीं आई थी। उसने पलटकर पीछे देखा। मौलवी साहब ज़ैनब बीबी के शौहर बरामदे में चटाई बिछाकर मगरिब की नमाज में मय हो चुके थे। उसने ज़ैनब बीबी से चंद बातें की। एक लड्डू दांत से कुतरा और लालटेन हाथ में लेकर पिछले बरामदे में निकली, जिसके ऐन नीचे नदी रवां थी। नदी के किनारे झोपड़े की तरफ पीठ किए वो बैठा था। वो आहिस्ता से नीचे उतरी और उसके करीब जाकर बैठ गई। वो कोहनी पर सर रखे अपनी सोच में डूबा हुआ था। आहट पर उसने सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, शोक्ति आ गई? हाँ। वो उसे शाबाशी देने के अंदाज में मुस्कुराया। गुड गर्ल, ब्रेव लिटिल गर्ल। उसके चेहरे से दाढ़ी गायब थी। दीपाली ने अपने चेहरे पर अंगूठा और उंगली फेरी। हाँ भाई, 2-2.5 बरस से किसी तरह इस कमबख्त दाढ़ी से पीछा ही नहीं छूटता था। मुसलमान दाढ़ी, हिंदू दाढ़ी, बेहद झाड़ झंकार हो गई थी। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आज़ादी से सारे में घूमता हूँ। आज सुबह तुम्हारे आने की तकरीब में मौलवी साहब के बड़े लड़के से उस्तरा लेकर शेव किया। देखो, ठीक है ना? उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। उसके एक बाएं रुखसार पर उस्तरे का खफीफ सा जख्म था और खून की बूंद जम गई थी। नदी का रंग सुर्ख हो गया। दूर से शेरों के गरजने की आवाज आ रही थी। रेहान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर कहा, अभी तुम्हारे आने से पहले मैं सोच रहा था। फिर उसने ठिठक कर पूछा, तुमने अलादल पढ़ा है?
अलादल 17वीं सेंचुरी के बंगाल के अजीम शायर हैं, जिनकी किश्ती पर पुर्तगाली कज़ाकों और तूफ़ान का मुकाबला जिनकी किश्ती पर पुर्तगाली कज़ाकों और तूफ़ानों का मुकाबला करती अराकान पहुंची थी। तुमने अलादल पढ़ा है? थोड़ा सा कोई नज़्म याद है? रात सुर्ख और तारीक थी। हाँ, इधर देखो। रेहान ने दूर उफ़क़ की तरफ इशारा किया, जहाँ समुंदर और दरिया और जंगल एक हो गए थे। सुर्ख और तारीक रात में एक हरी नाव, उसने पानी में उंगलियां डुबोकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहना शुरू किया। हिलती डोलती, तूफ़ान ज़दा, मुतहय्यर, खाइफ अराकान के साहिल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तूफ़ान आया। दीपाली ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तूफ़ान आया। रेहान कहता रहा और नाव साहिल के बजाय एक दूर दराज जजीरे से जा लगी और नाव में से वो नौजवान निकला, भूखा, जख्मी, निढाल। वो रेत पर पड़ा था जब वो लड़की वहाँ पर आई और उसने कहा मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। इंसान को बेआसरा और मायूस ना होना चाहिए। दीपाली ने कहा, तुम इंसान हो ना, तारीक, तन्हा, गजबनाक समुंदर की रूह तो नहीं। वो ठिठक गई और रेहान को देखकर अलादल के अल्फाज में सवाल दोहराया। रेहान ने इकरार में सर हिलाया, क्योंकि दीपाली कहती रही, समुंदर अपने गैज़ में मुब्तला सारे कुर्रे अरस के साहिलों से टकराता है, मगर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। ज़मीन मजबूत है। उसने इंसानियत के मज़ालिम का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। समुंदर तो एक छोटी सी नौका को भी सहारा नहीं दे सकता। उसका मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े मयूर पंखी जहाज़ चाहिए, ऐसे बजरे जिनको 14-14 मांझी खेते हैं। और उस लड़की ने अलादल से कहा था, धरती पर घर बने हैं, आसमान खूबसूरत है, चांद खूबसूरत है, मगर चांद में घर नहीं है। घर नारियल के साए में बनते हैं। मैं तुम्हारा घर बनूंगी। हवा साकित रही, कायनात थम गई, नदी ने बहना बंद कर दिया। एक अज़ली अबदी लहजे के लिए सारा वजूद खला में तहलील हो गया। फिर हवा चली, सुंदरी के दरख्त सरसराए, नदी बहने लगी। दीपाली अपनी गोद में हाथ रखे उसी तरह साहिल पर बैठी रही। फिर क्या हुआ शुक्ति? अलादल ने उसे क्या जवाब दिया? रेहान की आवाज़ सन्नाटे में लहरों के साथ गूंजी, मुझे पता नहीं, आगे मुझे याद नहीं आ रहा, दीपाली ने जवाब दिया। फिर उसने सादगी से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? एक अहम कॉन्फ्रेंस के लिए। रेहान ने संजीदगी से कहा, बाकी लोग अभी नहीं पहुंचे, सुरेंद्र दा और आयशा आपा वगैरह नहीं, बस आते ही होंगे। मैं आपकी सारी चीज़ें जो मंगवाई थी लेती आई हूँ। गुड। दीपाली ने बैग में से 200 के नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए।
ये आपके पास कहाँ से आ गए थे? उसने चौंक कर नोटों पर नजर डाली। हमें अपनी किताब की रॉयल्टी मिली थी, मगर तुम कैसे आई यहां तक? हम भी रईस हो गए, हमें अपने रिकॉर्डों की रॉयल्टी मिली थी। ओफो, तो इस वक्त गोया दो सरमायादार सुंदरबन में आउटिंग कर रहे हैं। उसने शगुफ्तगी से एक कंकर पानी में फेंका। दीपाली फिर बड़ी मुतफक्किर नजर आई। रेहानदा, कहो। वो कंकर उठा उठा कर नदी में फेंकता रहा। बाकी लोग कहाँ ठहरेंगे? अरे भाई, उसने चौंक कर जवाब दिया। क्या बाकी लोग करके बोर कर रखा है? क्यों? वो कहकहा लगाकर हंसा और उठकर खड़ा हो गया। दीपाली ने भौचक्की होकर उसे देखा। तो आपने अनिल से झूठ बोला था? बिल्कुल, और आपका ख्याल था मैं चली आऊंगी। मेरा ख्याल सही था। दीपाली गुस्से से दूसरी तरफ मुड़ गई। शोभती, उसने जवाब नहीं दिया और नदी के किनारे किनारे चलने लगी। शोभती, वो और आगे बढ़ गई। ऐसे ही चलती चली जाओ तो सीधी ढाके पहुंच जाओगी, मगर जरा ख्याल रखना, वो तुम्हारे सामने एक अदद आदमखोर घड़ियाल बैठा है। रेहान ने बशाशत से आवाज दी। सामने नदी की सतह पर एक स्याह लकीर नजर आ रही थी। एक घड़ियाल तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। दीपाली चीख मारकर वापस पलटी। रेहान खिलखिलाकर हंसता हुआ सीढ़ी पर बैठ गया। दीपाली उससे कुछ फासले पर दूसरी सीढ़ी पर आ बैठी। नदी का पानी स्याह हो चुका था और दूसरे किनारे पर सुंदरी के झुंड सरसरा रहे थे। रेहान ने सर उठाकर दीपाली को देखा। फिर वो यकलख्त बेहद संजीदा हो गया और उसने आहिस्ता से कहा, शायद मुझे कोई हक हासिल नहीं था कि मैं तुमको इस तरह जहमत दूं। वो चुपचाप बैठी रही। रेहान ने गंभीर आवाज में कहा, दीपाली, मैं 3 बरस से मुसलसल मुतवातिर 3 बरस से जराइम पेशा लोगों और डाकुओं की तरह छुपता फिर रहा हूं। मुद्दतों से मुझे चैन की नींद और जरा सी जाती मुसरत नसीब नहीं हुई थी। तुम्हें मालूम है, चार्ल्स बार्लो ने कसम खाई है कि जिंदा या मुर्दा मुझे गिरफ्तार करके रहेगा। तुम मुझे क्या समझती हो? मैं इंसान हूं आखिर, फौलाद की मशीन गन तो हूं नहीं, या हूं? बताओ। उसने दोबारा शगुफ्तगी की कोशिश की। फिर उसने कहा, नहीं दीपाली, मैं तुमसे मिलना चाहता था। शायद मुझे इस तरह गलत बहाना करके तुमको इतनी दूर ना बुलाना चाहिए था, मगर मैं बेहद खुदगर्ज इंसान हूं। और बहरहाल अब तो तुम आ ही गई, अब क्या हो सकता है? उसने फिर हंसने की सही की। दीपाली आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। मुख्तसर से घाट की शिकस्ता सीढ़ी पर वो बैठा एक छोटे से लड़के की तरह मालूम हो रहा था। स्कूल का छोटा सा लड़का जो उस्तानी के सामने अपनी शरारत की माफ़ी चाह रहा हो, मगर साथ ही किसी दूसरी शरारत पर भी तुला बैठा हो। दीपाली को यकलख्त हंसी आ गई। स्कूल गर्ल गिगल्स उसके कान में गूंजा
और उस गूंज को शिकस्त देते हुए एक ईंट उठाकर भरपूर मुसरत के साथ उसने दूर नदी में फेंक दी। खा जाएगा आकर घड़ियाल, रेहान ने कहा। वो जोर से हंसी। उम्मा दीदी मेरी इस हंसी को स्कूल गर्ल गिगल्स कहती हैं, उसने कहा। और दूसरे लम्हे उसने सोचा, मैं ये नाम लेकर किस्मत को टेम्प्ट कर रही हूँ और मैं वहमी भी बनती जा रही हूँ और मेरे जहनी जवाल का जिम्मेदार ये शख्स है। हा 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 हा, उसने जोर से पानी उछाला। उमा दीदी, रेहान ने सिगरेट जलाते हुए बेपरवाही से कहा, बड़ी अच्छी आदमी है, उनकी संगत में रहोगी तो तुम्हारे अंदर भी अकल आ जाएगी। अभी बेअकल हूँ बेहद। एक अजनबी आदमी के बुलाने पर तन तनहा उसके पास वन में आ गई। मुझे इस अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, कतई नहीं। और ऐसे नाकाबिले एतबार आदमी के हाथों में सूबे की तहरीक की बागडोर है, जभी तो ये गद बन रही है तहरीक की। हा 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 हा, वो भी खूब हंसा। अब चांद दलदली जंगलों के सियाह उफक पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। चलो तुमको अपने मेज़बानों से मिलवा दें। वो उस बूढ़े जोड़े के मिस्कीन और बासबर चेहरे को याद करके फौरन दुखी हो गई। ये कौन लोग हैं? मौलवी अबुल हाशिम माहीगीर हैं, यानी मछेरे हैं, और गांव की मस्जिद के पेश इमाम। उनके लड़के भी मछेरे हैं और हमारे वर्कर भी हैं। मैं उनके यहाँ 2 महीने से मुकीम हूँ। खुलना में काफ़ी काम हो रहा है, गो रफ्तार सुस्त है। आपने इन दोनों मियाँ बीवी को मेरे मुतालिक क्या बताया है? तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं। उनसे कह दिया था कि इस हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी करने वाला हूं। रेहान ने बेपरवाही से कहा। शर्म तो आती नहीं आपको? दीपाली ने गुस्से से लाल होकर कहा। बिल्कुल नहीं। चलो उठो। रेहान ने बड़े तकल्लुफ और शाइस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और लालटेन उठा ली। वो बांस की सीढ़ियां चढ़कर झोपड़े में दाखिल हुए। ज़ैनब बी ने माछी भात उनके सामने रखा। दीवार पर फैले मछली पकड़ने के जाल के नीचे वो दोनों चटाई पर बैठ गए। उन दोनों का साया दीवार पर बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतने में मौलवी का दाढ़ी वाला झुका झुका साया भी परछाइयों में आ शामिल हुआ। बाबा, खाला, रेहान ने दोनों बूढ़ी परछाइयों से कहा, यह हमारी कोलसुम है, कोलसुम दीपाली। मौलवी ने सर उठाकर लड़की को देखा और सर हिलाया। रेहान कहता रहा, यह हमारे लिए कोलसुम भी है और दीपाली भी। किसी दिन मैं तुमको समझाऊंगा कि इस देश में कोलसुम और दीपाली एक कैसे हो सकती हैं। बस शुरू हो गई तबलीग। 1 मिनट को भी पार्टी लाइन चलाना नहीं भूलते। दीपाली ने ज़रा उलझन से सोचा और यकलख्त उसे ऐसा लगा कि सामने परछाइयों में बिनोय चंद्र सरकार का साया भी आकर खड़ा हो गया है। ये मैं क्या कर रही हूँ? वो सर झुकाकर तनदही से खाना खाने में मुनहमिक हो गई।
खाने के बाद रेहान ने कहा, रात बहुत आ गई है, तुम इतना तवील सफ़र करके आई हो, दीपाली अब आराम करना चाहोगी? जी हाँ, गुड नाइट। रेहान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, गुड नाइट। रेहान और मौलवी अबुल हाशिम कमरे से बाहर चले गए। उस रात सुंदरबन के अमीर सन्नाटे में ज़ैनब बीबी के बराबर वाली खाट पर लेटकर दीपाली ने सोचा, जिंदगी की कोई भी तुक है? बहुत जल्द उसे नींद आ गई। दूसरे रोज सुबह सवेरे वो झोपड़े से निकलती हुई एक करीबी कुंज में चली गई, जहां दूर से रंगीन गुलदार हिरणों की एक डार चौकड़ियां भरती गुजर रही थी। वो एक दरख्त की शाख पर हाथ रखकर उन खूबसूरत हिरणों का नज़ारा करने में महव थी, जब किसी ने पीछे से खंखारा। ना हुई गरीब शकुंतला इस वक्त इस पोज को देखकर फौरन बेहोश हो जाती और कालिदास को सीन दोबारा लिखना पड़ता। दीपाली ने पलट कर देखा, रेहान आप इस कदर नॉन सीरियस हो गए कि मुझे आपकी तरफ से फिक्र हो चली है। आइए मैं आपको आपके रिसाले दे दूं। अजी पढ़ लेंगे रिसाले। वो आराम से एक दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया। मुझे आपसे जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल डिस्कस करना है। वो भी कर ली जाएगी। अच्छा तो चलकर नाश्ता तो कर लीजिए। नाश्ता? ओ, आज का मेन्यू क्या है हमारे ब्रेकफास्ट का? रेहान ने शान से पूछा। मुर्ग मुसल्लम और पुलाव या जो कुछ भी आप मुसलमान लोग खाते हैं सुबह को। अरे बेवकूफ़, मुसलमान नाश्ते में मुर्ग मुसल्लम नहीं खाते। वाह, जहाँ आ रहा के यहाँ मैंने एक मर्तबा मुर्ग मुसल्लम और पराठे खाए तो उसने कहा कि सुबह पके थे। जहाँ आ रहा कौन? वो दोनों टहलते हुए अब झोपड़े की तरफ लौट रहे थे। मेरी दोस्त है, नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी की लड़की, सख्त फ्यूडल लेकिन बेहद स्वीट। ओह, वो झोंपड़े में दाखिल हो गए। ज़ैनब बीबी ने रात का पकाया हुआ पंथा भात सामने रखा। मैं आज हाट जाकर आपके लिए खाने पीने की सामान खरीद लाऊंगी, दीपाली ने रेहान से अंग्रेजी में कहा। दीपाली, तुम चंद रोज यहां रहकर मेरे लिए बेहतर खाना पका दोगी, मगर इन दोनों को तो सारी जिंदगी इसके अलावा कुछ मुयस्सर नहीं हुआ। ओ, दीपाली नादिम होकर एल्युमिनियम की रिकाबी पर झुक गई। ज़ैनब बीबी चूल्हे पर चाय औंटने में मसरूफ़ थीं। चाय पीने के बाद वो दोनों दूसरे कमरे में गए, जिसमें रेहान की चारपाई बिछी थी। फर्श पर कागजात का ढेर लगा था। एक कोने में उसके ट्रंक के ऊपर बैटरी का रेडियो रखा था। रेहान ने सुबह की खबरों के लिए रेडियो ऑन किया। AIR दिल्ली से मेल्विन डिमेलो की आवाज़ गूंजी। खबरें सुनने के बाद रेहान ने कहा, चलो बाहर चलें। वो दोनों बाहर निकले। झोंपड़े के नीचे घाट पर मौलवी की नाव बंधी हुई थी। मौलवी साहब दिन भर के लिए किसी काम से गांव जा चुके थे और पानी की सतह पर
बहरी उकाब मछलियों पर झपट्टा मार रहे थे। मैं वो चितकबरे हिरन देखना चाहती हूँ जो सुबह इतनी तेजी से भाग गए। आगे जाकर जंगल ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा खतरनाक। मगर मैं वो हिरन ज़रूर देखूंगी। इतने हसीन हिरन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। ठीक है, मगर सीता के अंजाम से वाकिफ़ हो। वो हंसती हुई उतरकर किश्ती में बैठ गई। रेहान ने किश्ती खोलकर धारे पर छोड़ दी। वो उस नदी और उस मंजर और उस माहौल का एक लाजमी और फितरी जुज़ मालूम हो रहा था। दीपाली को यक ब यक ख्याल आया कि वो उसकी ज़िंदगी के पस मंज़र से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं। नाव पानी की सतह पर रवानी से बह रही थी। रेहान ने आहिस्ता आहिस्ता एक सारी गान गुनगुनाना शुरू कर दिया, फिर चुप हो गया। किनारे पर झुके सुंदरी दरख्तों पर रंग बिरंगे परिंदे चक्कर काट रहे थे। तुमको एहसास है शोक्ति कि इन दरियाओं और धरती ने कैसे कैसे दुख देखे। मैं उन दुखों का एक हिस्सा हूं। आप भी गांव के रहने वाले हैं। तुमने मौलवी अबुल हाशिम को देखा? मेरे बाबा मौलवी अबुल हाशिम का नमूना है। ऐसे ही साबिर, नेक और भोले। वो चुप हो गई। वो ये कुरेद ना करना चाहती थी कि एक गरीब किसान का लड़का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे पहुंच गया। यकीनन वो उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, आप लंदन कैसे गए थे? लंदन? रेहान ने चौंक कर दोहराया। लंदन का यहां क्या जिक्र? ये अपना मुल्क देखो और देखो कि लंदन ने इसके साथ क्या किया। वो खामोश हो गया। मैं 1935 में लंदन गया था। तुम मेरे हालात ज़िंदगी जानना चाहती हो? मैंने अलीगढ़ से हाई स्कूल और एफए किया था। अलीगढ़? हाँ, ये तुम्हारे लिए तकरीबन अजनबी नाम है, मगर यह मुल्क और कौम की एक बेहद अहम दास्तान का एक हिस्सा है और उस दास्तान से तुमको वाकिफ़ होना चाहिए। फिर मैंने ढाके लौटकर बीए और कलकत्ता से एमए किया। उसी ज़माने में तुम्हारे चचा की किताब मैंने पढ़ी। वो रुककर किसी सोच में खो गया और फिर चप्पू चलाने शुरू किए और कहने लगा, उस वक्त मुझे मालूम न था कि उनकी भतीजी कोई सड़ियल सी लौंडिया किसी स्कूल में पढ़ रही है और एक दिन मेरी ज़िंदगी में साइक्लोन की तरह दाखिल होगी। देखो, खुलना की मुनासबत से कैसी बरमहल तशबीह दी है। वो उदासी से हंसा। बहुत खूब, आगे चलिए। उसके बाद एक अच्छे वजीफे पर लंदन गया। वहाँ मैं और उमा और अक्षय और बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। हमारा बड़ा ही तारीखी किस्म का गिरोह था और वापस आते ही कूद पड़े इनकलाब के शोलों में, दीपाली ने कहा। वो खिलखिलाकर हंसा। फिर उसने कहा, कलकत्ता में चंद साल हुए प्रोग्रेसिव राइटर्स की दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें तुम्हें आना चाहिए था। बड़ा वलवला खेज तजुर्बा था। आप भी लिखते हैं? रेहान ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। अरे तुम कितनी जाहिल हो। ये रॉयल्टी मुझे अभी किस लिए मिली है?
और वो जो मैं नूरुर रहमान बना रिसाला एडिट कर रहा था तो क्या घास खोद रहा था? दीपाली, क्या तुमने वाकई मेरी किताब नहीं पढ़ी? उमा ने तुमको नहीं दी पढ़ने को? क्या अफसाने लिखते हैं? रेहान ने चप्पू छोड़कर आसमान की तरफ एहतजाजन हाथ फैलाए। ओ लड़कियां लड़कियां, उसने फरियाद की। नहीं, सच बताइए, मैं अफसाने नहीं लिखता, न शायरी करता हूं, ठोस काम करता हूं। थोड़ा सा इंकिसार आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। दीपाली ने हंसकर कहा, आपकी किताब का क्या नाम है? 19वीं सदी में बंगाल की ज़राई हालत। रेहान ने मुंह लटका कर कहा, अरे दीपाली, तुम बड़ी जाहिल निकली। और ये प्रोग्रेसिव राइटर्स क्या होते हैं? रेहान ने आंखों पर हाथ रख लिया और कहा, रेहान ने आंखों पर हाथ रख लिया और कहा, नहीं प्लीज बताइए ना। अभी जब कॉलेज वापस जाओगी तो गुरुदेव ने जो पैगाम कॉन्फ्रेंस के नाम भेजा था वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। गुरुदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरी तरह गोशा नशी बनकर काम नहीं चल सकता। उमा देवी को चाहिए था कि तुम्हें ये सब बातें बताती। आपने बहुत से लोगों को आइडियलाइज कर रखा है। हाँ, कौन कौन? बहुत सारे। उनमें से एक तुम भी हो। दीपाली, तुम कल्चरल फ्रंट पर काम करोगी। आप जो कहेंगे करूंगी। किश्ती अब दरख्तों की सुरंग में से गुजर रही थी। मगरिब में भी यही सब हो रहा है। जद्दोजहद? दीपाली ने पूछा। मगरिब में स्पेन में खूरेज जंग लड़ी जा चुकी है दीपाली। मुझे और बताइए लंदन के मुतालिक, जब आप वहाँ तालिब इल्म थे। जब हम वहाँ तालिब इल्म थे, रेहान चप्पू एक तरफ रखकर नीम दराज हो गया। वो वाकई रिलैक्स कर रहा था। उस जमाने में वहाँ बड़े माकूल लोग जमा थे। मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर और ज्योति घोष ने मिलकर PWA कायम की थी। आप इंग्लैंड ही में तहरीक में शामिल हो गए थे? दीपाली ने बात काटी। हाँ, और वापस आकर देखा कि हमारे साथी अलीगढ़ और लखनऊ और जामिया मिलिया और कलकत्ता और सब जगहों के नौजवान हमारा साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पुराने दहशत पसंद भी हमारी तरफ आ चुके थे। शोकती, हम लोग खुशकिस्मत हैं जो इस ज़माने में पैदा हुए और मुल्क के लिए कुछ कर सकने के अहल हैं। सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचकर रेहान ने किश्ती मोड़ ली। आगे घड़ियालों की राजधानी है। अब वापस चलते हैं, उसने कहा। वापसी में रेहान खामोशी से पतवार चलाने में मसरूफ रहा। बादल घिराए थे और सूरज कभी कभी बादलों में से नमूदार होकर चमकने लगता था। लकलक और राम चिड़ियाँ सारे में उड़ती फिर रही थीं। घर पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। तीसरे पहर को रेहान ने दीपाली के दरवाजे पर आकर आवाज़ दी, शोक्ति यहाँ आना तो। दीपाली खाट पर साड़ी बिछाकर और अपने थैले का तकिया बनाए बेखबर सो रही थी। ज़ैनब बीबी घड़ा लेकर
शाम के पकाने रेंधने के लिए पानी लेने नदी पर गई हुई थी। रेहान ज़रा झिझकता हुआ अंदर आ गया और किवाड़ से लगकर खाबीदा दीपाली को देखने लगा। शोकती, उसने चंद मिनट बाद फिर आहिस्ता से आवाज़ दी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो रिसाले कहाँ हैं? रेहान ने यूं ही बेमकसद सवाल किया। अभी लाती हूँ। रेहान ज़रा अहमकों की तरह खड़ा सर खुजाता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। दीपाली अखबार और रिसाले उसके पास ले गई। आओ बाहर रोशनी में बैठकर पढ़ते हैं, रेहान ने कहा। वो ये रिसाले हासिल करके वाकई बेहद खुश नज़र आ रहा था, जैसे सूखे धानों में पानी पड़ गया हो। बरामदे में चटाई बिछाकर वो सूरज डूबने तक रिसालों का मुताला करते रहे। रेहान दीपाली को मुख्तलिफ मज़ामीन के नुकात समझाता गया। सामने घाट पर नाव आकर रुकी। मौलवी साहब उतरे। ज़ैनब बीबी ने अंदर से आवाज़ दी, खाना तैयार है। खाने के बाद दीपाली फिर बरामदे में जाकर खड़ी हुई और उफ़क़ पर तैरते हुए चांद को देखने लगी। रेहान नज़दीक के खंबे से टिककर खड़ा हो गया। रात का अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। जिंदगी का एक और दिन ख़त्म हो गया। एक अनमोल दिन गुजर गया। एक शेर पढ़ा जा चुका, रेहान ने कहा। फिर उसने मुड़कर दीपाली को आवाज़ दी। गुड नाइट दीपाली। वो अपने कमरे में घुस गया। दूसरे दिन वो पगडंडियों पर से गुजरकर गांव में गए। किसानों और मछेरों से बात करते रहे और रात गए वापस आए। रास्ते में दीपाली की साड़ी एक झाड़ी में उलझ गई। रेहान उसकी मदद करने के लिए ज़मीन पर दो जानू बैठ गया। कांटे निकालते हुए उसने सर उठाकर दफतन पूछा, साड़ी पर याद आया, तुम्हारी चोरी का पता चल गया? जी हाँ। वो एक पत्थर पर बैठ गई और चांद की रोशनी में साड़ी के चाक में गिरह लगाने की कोशिश करने लगी। मुझे उन साड़ियों के बिकने का बड़ा रंज हुआ था, रेहान ने कहा। मैंने सोचा था जो लड़की इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, मैंने क्या कुर्बानी दी है? दीपाली ने झुंझलाकर बात काटी। क्यों? क्या मैं जानता नहीं हूं कि लड़कियों को अपनी साड़ियों और गहनों से कितनी वाबस्तगी होती है? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी के पास भी 2 बालूचर साड़ियाँ थीं जब वो ब्याह कर आई थी, तो मेरी दादी अम्मा ने उनको दी थी। वो साड़ियाँ मैं तुमको दूंगा दीपाली। दीपाली सख्ते में रह गई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबराकर पत्थर पर से उठी। क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? रेहान ने परेशानी से दरियाफ्त किया। कुछ भी तो नहीं, घर चलिए। वो ऊंचे नीचे टीलों और झाड़ियों को फलांगते झोंपड़े की तरफ रवाना हो गए। दीपाली ने अब फिर एकदम चुप साध ली थी। तीसरे रोज वो दोनों टहलते हुए नदी के साहिल पर काफी दूर निकल गए और जब अचानक दूर से एक लॉन्च नजर आई, दीपाली सहम कर एक दरख्त की ओट में छुप गई। ये सरकारी लॉन्च थी। गालिबन मामूल के दौरे पर इस तरफ से गुजरी थी, या शायद कुछ सरकारी अफसर शिकार के इरादे से इधर आए थे। लॉन्च शोर मचाती पानी पर से गुजरकर दरख्तों की सुरंग में गायब हो गई। दीपाली का रंग फक हो चुका था।
अरे शोक्ति, एक जरा सी सिविलियन लॉन्च से डर गई। दूर से गोलियां चलने की आवाज आई। ओ मां, दीपाली ने खौफजदा होकर कहा। रेहान हंसने लगा। घबराती क्यों हो भाई, अफसर लोग शिकार खेलने आया है, हम लोग यहां बिल्कुल महफूज हैं। ये दरिया और जंगल 150 साल से अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। रेहान चंद लम्हों तक जंगल के सरसब्ज और गुंजान सन्नाटे की आवाज सुनता रहा और फिर कहने लगा, कल हम जिन किसानों से मिले थे उनके पुरखे 100 साल से पहले फराइजी तहरीक में लड़े थे। रेहान, आपको अपने रास्ते के बारे में मुतलिक कोई शुबा नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं है। दीपाली ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा, नहीं, जब अपने असल दुश्मन और उसके एजेंडों को हम पहचान चुके हैं तो फिर उलझन क्या हो सकती है। वो आगे झुककर समझाने के अंदाज में कहने लगा, सुनो दीपाली, ये याद रखो कि बरतानवी सरमायादारी हिंदुस्तान के कहत ग़ुलामी, कर्ज़े, ज़ातबंदी और फ़िरक़े वाराना कशमकश की बुनियादों पर खड़ी की गई है। तुम्हें मालूम है, यही खुलना और नवाखली, जो अब डाकुओं और मुफलिस माहीगीरों का देश है, मुग़लों और नवाबों के अहद में कितने दौलतमंद तिजारती इलाके थे। यूरोप में जो 200 बरस तक सबसे ज़्यादा खूरेज लड़ाइयाँ लड़ी गईं, वो हिंदुस्तान की तिजारत पर कब्ज़ा करने के लिए लड़ी गई थी। वो अब दरख्तों के नीचे से निकलकर साहिल पर आ गए। चारों तरफ फूलों की रोशनी ने बड़ी सुहानी और अजीब सी खुशबू फैला रखी थी। तुम जानती हो ना कि 17वीं सदी में हिंदुस्तान के फौलाद का प्रोडक्शन सारे यूरोप के फौलाद के प्रोडक्शन से बढ़तर था। दफतन दीपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई इस वक्त यहाँ आन कर देखे कि शदीद रूमानी माहौल में रेहानुद्दीन अहमद मुझे 17वीं सदी के फौलाद के प्रोडक्शन के मुतालिक समझा रहा है। अगर मैं ये बात वापस जाकर लोगों को बताऊं, किसको यकीन आएगा? हमारी जद्दोजहद का तदारक करने के लिए रेहान कहता रहा, पिछली सदी में बरतानिया ने यह साबित करना चाहा कि इम्पीरियलिज्म के साये में उसने हिंदुस्तान को कितना तरक्की याफ्ता बनाया है। अंग्रेज़ी तालीम और अस्पताल और रेलगाड़ियाँ और मिशन कॉलेज। रेवरेंड बैनर्जी, दीपाली ने ज़ेरे लब कहा। क्या? कुछ नहीं। वो खुद कफील हिंदुस्तानी सोसाइटी जो महाभारत के ज़माने से लेकर मुग़ल अहद तक कायम रही थी, उसे अंग्रेज़ी सरमायादारी ने तबाह कर दिया। क्या सोच रही हो? रेहान ने ठिठक कर पूछा। कुछ नहीं, और बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, रेहान ने सर खुजाकर बात दोबारा शुरू की, मगर यूरोप में सरमायादारी के साथ नई समाजी ताकतें भी पैदा हो गई थीं जो हमारे यहाँ पैदा नहीं हुई। लेकिन कल तो आप कह रहे थे हिंदुस्तानी गांव की इकोनॉमी की ब्रिटानिया के हाथों तबाही को कार्ल मार्क्स ने एक समाजी इनकलाब बताया है, क्योंकि ज़ातबंदी की बिना पर हमारे गांव रजक पसंद थे और उनमें मज़ीद तरक्की की गुंजाइश न थी। गुड क्वेश्चन, रेहान ने कहा, और झोपड़े की तरफ लौटते हुए दीपाली को उन दकीक मसाइल के रुमूज़ व नकात समझाने में मसरूफ़ रहा। चौथा दिन रेहान ने दीपाली को बरतानवी सरमाए के 3 अदवार, कंपनी के मर्चेंट सरमाए, 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल सरमाए और जदीद फाइनेंस के सरमाए और नए हिंदुस्तानी सरमायादारों के मुतालिक समझाने में बिताया।
5वें दिन जब वो किश्ती रानी के लिए निकले तो अचानक बेहद मलूल होकर उसने दीपाली से कहा, शोक्ति तुम कितने दिन यहाँ रह सकती हो? लोकगीत जमा करने में जितने दिन भी लग जाएं। उसने हंसकर जवाब दिया। 6ठे दिन वो नाव खेते खेते बहुत दूर निकल गए। फूलों के एक कुंज में से फूलों के एक कुंज में से नाव गुजरने लगी तो उसने ऊपर झुकी हुई डालियों में से चंद फूल तोड़कर उसके बालों पर बरसा दिए। नाव एक घाट के करीब रुकी। बंगाल के हिंदू अवाम का अकीदा है कि जब राम और सीता ने वनवास लिया तो उन्होंने काफ़ी अरसा सुंदरबन में भी गुजारा था। काठियावाड़, वस्ती और जनूबी हिंद से लेकर चाटगाम तक इन इलाकों के वासियों का अपने अपने जंगलों के मुतालिक यही अकीदा है। इन जंगलों में राम और सीता उन्हें अब भी चलते नज़र आते हैं। सुंदरबन के इस तकद्दुस की वजह से नवाखली और खुलना के जंगलों और दरियाओं और संदीप के जजीरों में पुराने मंदिरों, मठों और सन्यासियों की झोपड़ों की बहुतात है। रेहान ने नाव जिस जगह किनारे से बांधी उसके करीबी जंगल में एक पुराना मंदिर नजर आ रहा था। कुछ फासले पर गांव का बाजार था। भूख लग रही है, आओ कुछ खा लें, रेहान ने कहा। किनारे पर उतरकर वो जंगल में दाखिल हुए। दफतन मंदिर उनके सामने आ गया। दीपाली ने गैर इरादी तौर पर आंचल से सर ढक लिया। 10वीं सदी का मंदिर है। रेहान ने काई आलूद मंदिर पर नजर डालकर माहिराना अंदाज में कहा, ओफो, हमारे काबिलियत की हालत खराब। दीपाली ने मुस्कुरा कर कहा, आओ अंदर चलकर देखते हैं। ये तो बहुत ही तारीखी इमारत मालूम होती है। ये स्कल्पचर देखकर सरीहन सेन पीरियड, एक बूढ़ा अंधाधुंध पुजारी अंदर से परछाई की तरह बरामद हुआ। रेहान चप्पलों समेत दीवार पर चढ़कर मूर्तियों का मुताला कर रहा था। पुजारी को अपनी तरफ ताकते देखकर उसने दीपाली से अंग्रेजी में कहा, अगर कोई एतराज़ करे तो कह देना मैं तुम्हारा पति देव हूँ, रोहल सरकार। शटअप। पुजारी ने नजराने की उम्मीद में मुस्कुराकर दीपाली को अंदर बुला लिया और रेहान को अंदर आने का इशारा किया। दूसरे लम्हे वो दोनों दुर्गा भवानी की मूर्ति के सामने खड़े थे। रेहान ने चेहरे पर मसनूई अकीदत तारी कर ली। पुजारी ने दोनों की पेशानियों पर तिलक लगाकर उन्हें प्रसाद दिया और देवी के चरणों में पड़े गेंदे के 2 हार उनके गले में डाल दिए और झुका झुका टटोल टटोल कर लोबान सुलगाने में मसरूफ़ हो गया। लो भाई मुबारक हो, रेहान ने चिल्लाकर अंग्रेजी में कहा। दीपाली शर्म से लाल भभूका हो रही थी। रेहान ने जेब से निकालकर पुजारी को कुछ रुपए दिए और दीपाली का बाजू थामकर उसे बाहर ले आया। अरे भाई, उसने संजीदगी से कहा, हर इंडियन फिल्म में देखा है कि हीरो हीरोइन मंदिर में जा पहुंचते हैं और पुजारी ऐन इसी तरीके से हार पहनाकर उनका ब्याह कर देता है। एक कमाल हो गया। रेहान, विल यू प्लीज शट अप, दीपाली ने कहा और चंद कदम चलने के बाद एक शिकस्ता सुतून पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रेहान हैरत से उसे देखने लगा और जब उस हिंदू लड़की की जज्बाती कैफियत और मौके की नज़ाकत का उसे अंदाज़ा हुआ तो घबराकर उसे करीब 2 जानू झुक गया और कहने लगा, अरे बेवकूफ़, नहीं हुआ ब्याह। कौन गधा कहता है कि ब्याह हो गया? अजीब बेवकूफ़ लड़की हो। अरे तुम अभी तक मजहबी तोहुमात की कायल हो। मंदिर और पुजारी और कमाल है। वो सर खुजाने लगा। अरे अहमक लड़की, शादी सिर्फ कोर्ट में होती है। तुम और मैं
मंदिर और मौलवी के कायल ही कहाँ हैं? और कोई तुक भी है भला? चलो उठो। अजीब बेवकूफ़ लड़की हो भाई। वो उसका हाथ थाम कर पगडंडी पर ले आया। दीपाली बिल्कुल चुप रही। रेहान उसे बार बार परेशानी से देखता था। फिर वो चाय खाने में जवान लोगों से बातें करने लगा। यकलख्त उसे ख्याल आया कि वो बेहद गैर मोहतात हो गया। यह गांव खुलना शहर से ज़्यादा फासले पर नहीं था और पुलिस के सिपाही भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे। चाय ख़त्म करके वो दोनों घाट पर आए और किश्ती में बैठकर घर रवाना हो गए। दीपाली किश्ती नदी के धारे पर आई तो रेहान ने आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है मैंने मजाक किया। अगर तुमको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। वो एकदम फिर रोने लगी। ओह माय गॉड। रेहान ने बाजू फैलाकर आसमान को देखा। हद है। वो हंस पड़ी। अब वो रो रही थी और हंस रही थी। रेहान खामोश रहा। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी और इस लड़की की जिंदगी इस नौका की मानिंद तूफानों से बेपरवाह दरिया के पुरशोर धारे पर किसी नामालूम साहिल की तरफ बह रही है। अब वो एक दूसरे के रहमो करम पर जिंदा है। अब चांद बहुत देर में तुलू होता है। सुंदरबन पर घुप अंधेरा छाया हुआ था। उस रात जब झोपड़े में सब लोग सो गए तो दीपाली चुपके से उठी। ताक में रखे खाली दियों में से एक दिया निकालकर उसमें तेल डाला और बत्ती लगाई। फिर दिया और कागज़ का एक टुकड़ा लेकर बाहर चली गई और नदी के किनारे बैठकर उसने कागज़ की छोटी सी नाव बनाई। दिया जलाकर उस नाव में रखा और उसे पानी में बहा दिया और घाट पर घुटनों के बल बैठकर बेहद ध्यान और फिक्रमंदी से उसे देखने लगी। दिया दरिया के धारे पर दूर तक बहता चला गया और तारीकी में गायब हो गया। अचानक दीपाली को एहसास हुआ कि रेहान अपने कमरे से निकलकर बरामदे में खड़ा है और बरामदे में खड़ा उसे नदी में चिराग बहाते देख रहा है। वो जल्दी से उठी और सीढ़ी चढ़कर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। दूसरी सुबह वो चूल्हे के पास बिल्कुल नॉर्मल और बशाश नजर आने की कोशिश में मसरूफ थी। रेहान के करीब आकर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब बीबी और मौलवी साहब उससे बातें करने लगे। मौलवी साहब उसे लड़ाई की खबरें पूछ रहे थे। रेहान ने चाय ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में जाकर रेडियो लगाया। दीपाली ज़ैनब बीबी के साथ खाना पकाने में मशगूल हो गई। अचानक रेहान की घबराई हुई आवाज़ आई, दीपाली क्या हुआ? वो डोई लिए बरामदे में गई। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। लोकगीत जमा करने की मुद्दत खत्म हुई। दीपाली और रेहान घाट पर खड़े थे। कुर्बो जवार के गांवों में बुनी हुई दिलकश हसीर चटाइयाँ, फ़रोख्त के लिए मंडी ले जाने वाले छतरियाँ लगाए कारीगरों का हुजूम साहिल पर जमा था। माहीगीर अपनी अपनी किश्तियाँ लेकर निकल रहे थे। मौलवी अबुल हाशिम हस्बे आदत खामोशी से सर झुकाए अपनी किश्ती के बादबान दुरुस्त करने में मुनहमिक थे। वो दीपाली को बाघेर घाट पहुंचाने वाले थे। बहुत लंबा सफ़र था। रात वो अपने कमरे की खिड़की में चुपचाप खड़ा अंधेरी नदी पर से गुजरती किश्तियों को देख रहा था। दीपाली उसके ट्रंक पर रेडियो के पास बैठी थी। उसने रेहान से कहा था, आपको अब हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करना चाहिए। इस नई जंग की वजह से सिचुएशन बदलने वाली होगी ना। वो चौंक उठा। जंग? कैसी जंग? उसने झुंझलाकर पूछा। दीपाली ने ताज्जुब और उदासी से उस पर नजर डाली।
आप हकीकत से इतनी आसानी से कट जाते हैं। ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ शोक्ति। उसने आहिस्ता से जवाब दिया और उसी तरह खड़ा नदी को देखता रहा। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, दीपाली ने कहा। क्यों? उसने गुस्से से पूछा। अरे रेहान, मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती। वो उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम या मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते, शायद कहीं भी नहीं रह सकते। फिर चंद लम्हों बाद उसने बरामदे में जाकर मौलवी अबुल हाशिम से दीपाली की वापसी के इंतजामात के मुतालिक बातचीत शुरू कर दी थी। ये 3 दिन पहले की बात थी। आज वो सुंदरबन से वापस जा रही है। बागेर हाट पहुंचकर वो स्टीमर के ज़रिए बालिसाल और फरीदपुर के दरियाओं पर से गुजरती नारायणगंज चली जाएगी। रेहान अब परेशानी के साथ कलकत्ते के खुफिया हेडक्वार्टर से किसी इत्तला का मुंतज़िर था। पार्टी के सारे बड़े लीडर दूर तपते हुए राजस्थान की देवली जेल में बंद थे। अब उनके पास से स्मगल होकर किसी नए डायरेक्टिव का कलकत्ता होते हुए सुंदरबन पहुंचना हफ्तों का नुस्खा था। सुंदरबन पर बारिशें शुरू हो चुकी थीं। मैं यहाँ जाने कब तक रहूँगा? ऐसा लगता है जैसे कलकत्ता के साथी मुझे भूल ही गए, उसने सुबह बड़ी मलूल आवाज़ में दीपाली से कहा। और अब दीपाली छतरी के नीचे छुपी घाट पर खड़ी थी और कुछ फासले पर छतरियों का मेला सा लगा था। सब बार बार आसमान को देख रहे थे। झड़ी लगती है तो सुंदरबन के जंगल और खाल और दरिया और साहिल और समुंदर सब पानी में डूब जाते हैं। जैसे किसी ने एक बड़े से वाटर कलर लैंडस्केप को वॉश करने के बाद पानी की चिलमची में ही छोड़ दिया हो और सारे रंग पानी में फैलकर आपस में गड़बड़ हो जाएं। रेहान छतरी लगाए दीपाली के करीब खड़ा था। अचानक उसने बड़े गुस्से से कहा, तुम भी जा रही हो? चलो बेटी कुलसुम, मौलवी अबुल हाशिम ने उसे आवाज़ दी। वो और ज़ैनब बीबी उसे बाज़ाब्ता कुलसुम ही पुकारते थे। उन्हें यकीन कामिल था कि बहुत जल्द ये लड़की रेहान के हाथों पर शर्फ इस्लाम होकर उसे निकाह कर लेगी। जाने रेहान ने उन दोनों भोले मियाँ बीवी को क्या पट्टी पढ़ा रखी थी। ज़ैनब बीबी ने तो एक रात रेहान से बड़ी राजदारी से कहा था कि कुलसुम को मौलवी साहब कलमा पढ़ा दें और शरबत के प्याले पर निकाह हो जाए। यूं भी ये बरसात का ज़माना और शादियों का मौसम था। उन बेचारी ने बरसों से सैंत कर रखी हुई एक नई सूती साड़ी भी निकाल कर रेहान को पेश कर दी थी। ये साड़ी उन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी और जब रेहान ने उनको समझाया कि पहले उसे गांव जाकर अपने बाप से भी इजाज़त लेनी है, तब भी वो ये साड़ी अपनी तरफ से तोहफतन देने पर मुसिर रही थी। रेहान के इनकार पर उन्होंने कहा था, हमें गरीब समझकर हमसे ये तोहफा नहीं लेना चाहते हो, और रोने लगी थी। लेकिन रेहान बेहद सटपटाया था। उस मंदिर वाले वाक़े के बाद अब दीपाली से ये किस तरह कहे कि ये सुर्ख साड़ी भी ले लो जिसे पहनाकर ज़ैनब बीबी तुम्हें दुल्हन बनाना चाहती हैं। अजीब घपला हो रहा है। उसने बेहद उलझ कर सोचा, मगर ज़ैनब बीबी का दिल रखने के लिए वो साड़ी उनसे लेकर ट्रंक पर रखे हुए अखबारों के नीचे उसने छुपा दी। ज़ैनब बीबी के जाने के बाद दीपाली रेडियो सुनने के लिए उस कमरे में आई और ट्रंक पर बैठने के लिए उस पर से अखबार उठाए तो नीचे सुर्ख साड़ी पर उसकी नज़र पड़ी और रेहान खुद शर्म से लाल होकर फौरन कमरे से बाहर भाग गया। दीपाली छतरी ज़रा ऊंची करके उसकी तरफ मुड़ी। वो दूसरी तरफ देखने लगा। इतने में दोनों क्या देखते हैं कि ज़ैनब बीबी अपनी शिकस्तक छतरी लगाए बगल में एक बंडल दाबे
पगडंडी पर से भागती चली आ रही है। नज़दीक आकर उन्होंने अखबार में लपेटी हुई लाल साड़ी दीपाली के हाथों में ठूंसी और कुछ कहे सुने बगैर उसी तेजी से घाट की भीड़ में गायब हो गई। चंद कतरे टप टप बंडल के कागज पर गिरे। दीपाली ने ऊपर देखा, बारिश आ गई। वो दोनों चुपचाप खड़े दरिया के मंजर को देखते रहे। किश्तियों ने लंगर उठा दिए थे, बादबान खोल दिए थे। किस्म की किश्तियाँ सतह आप पर बिखर चुकी थीं। मौलवी अबुल हाशिम ने अपनी किश्ती जेट्टी से लगा दी और दोबारा पुकारा, कुलसूम बेटी, अल्लाह का नाम लेकर आ जाओ। अल्लाह तुम लोगों का निगहबान। अल्लाह, दीपाली ने चुपके से दिल में दोहराया। सुर्ख साड़ी का बंडल मजबूती से बाजुओं में जकड़कर आगे बढ़ी और कूदकर किश्ती में बैठ गई। मौलवी साहब का छोटा लड़का जो अब तक चटाई की छत के अंदर दीपाली का सामान रखने में मशगूल था, बाहर निकला और दोनों बाप बेटों ने चप्पू संभाले। रेहान ने घाट की सीढ़ियों पर आकर अलविदा के लिए एक हाथ उठाया और फिर गिरा दिया। ऐन उसी वक्त एक नौका किश्तियों की भीड़ में से तेजी से निकलती आकर मौलवी साहब की किश्ती से लग गई। मौलवी साहब का हमशक्ल एक दाढ़ी वाला नौजवान कूदकर घाट पर उतरा। उसने अपने बाप को और दीपाली को आदाब किया और रेहान के पास जा पहुंचा। रेहान भाई। रेहान जो अब तक सर झुकाए खड़ा था चौंक पड़ा। तुम इस वक्त कैसे? अबुल कासिम ने अपनी तहमत पर बंधी पेटी के नीचे से कागज निकाला और आहिस्ता से कहा, उमा देवी ने आपको कलकत्ते फौरन बुलाया है। कल रात मेरे पास सत्येंद्र। दीपाली ने सिर्फ इतना ही सुना, उमा देवी ने आपको कलकत्ते बुलाया है। उमा देवी ने आपको फौरन। किश्ती घाट से अलग होकर पानी में पहुंच चुकी थी। उमा देवी ने आपको फौरन बुलाया है। उमा देवी ने। शोकती, घाट पर से रेहान की आवाज़ आई। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं सीधी ढाके जाऊंगी। उसने यकलख्त जरा खुशकी से जवाब दिया। हाँ, लेकिन कुछ दूर तक। रेहान ताज़ा अंग्रेज़ी अखबारों का पुलिंदा अबुल कासिम के हाथ से लेकर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। अब वो दीपाली के वजूद से बिल्कुल बेखबर हो चुका था। वो चंद मिनट तक उसी तरह किश्ती में बैठी रही। फिर मौलवी अबुल हाशिम ने आंखों में उसे इशारा किया कि वो घाट पर उतर आए। बूढ़े मौलवी साहब दुनिया देख चुके थे। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, अगली किस्त आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।